तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा तीसरा मेथड है ना। ग्राफिकल तो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, तो ये तीसरा मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के पहले एक बात का ध्यान दिया जाता है, और वो बात होता है कि RHS 0 होना चाहिए। हमारे इक्वेशंस का RHS क्या होना चाहिए? 0। मतलब ये कि अगर आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 है तो आप माइनस 17 कर सकते हैं, बराबर के इधर लेके आइएगा। तो उसी तरह से दूसरा जो इक्वेशन है उसमें 3x माइनस 2y, और अगर बराबर 6 है तो माइनस 6 बराबर 0 कर देंगे। पहले ये करेंगे। अब एक और बात का ध्यान रखेंगे, x के नीचे x वाला टर्म होना चाहिए, y के नीचे दूसरे इक्वेशन का y वाला टर्म, और कांस्टेंट के नीचे दूसरे इक्वेशन के कांस्टेंट का टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला इक्वेशन का यहाँ y हो और यहाँ x हो और तब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब दोनों इक्वेशन में x के नीचे x, y के नीचे y, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, और बराबर में 0 होना चाहिए दोनों में। इतना होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको याद क्या रखना है कि एक डिवाइड देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ आपको याद करने जैसा लगेगा, लेकिन एक्चुअली में हम लोग इसको एलिमिनेटिंग मेथड से बना चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड से बनाने के बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना चुके हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट करके, सब्स्टिट्यूशन से भी और इक्वेटिंग से भी। तो एक्चुअल में हम लोग आंसर आपको लाएंगे उस मेथड से भी, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कुछ आपको हद तक याद करना पड़ सकता है कि ऐसे करते हैं। क्या है वो तरीका? आप लिखिए x डिवाइडेड बाई, फिर बराबर y डिवाइडेड बाई, फिर बराबर। अब देखो यहाँ तो x का कोफिशिएंट मिला, x सेम है तो x के डिवाइड में लिख दिए। यहाँ y सेम मिला, y के डिवाइड में लिख दिए। क्या यहाँ दोनों कोई सेम है? y सेम था तो y लिख दिए, x सेम था तो x लिख दिए। यहाँ सेम नहीं है तो हम यहाँ पे खुद से ये चीज़ें कर सकते हैं। कहोगे सर क्या कर सकते हैं? हम कहेंगे बाबू तुम इंटू 1 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना इंटू 1? तो 1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 1 सेम हो गया तो वहाँ पे हम लोग 1 डिवाइडेड बाई लिख देंगे। अब सुनना ध्यान से, यहीं पे समझने वाली बात है। जब हम x को लिखते हैं तो x वाली क्वांटिटी को ढक लेते हैं। x वाली क्वांटिटी को क्या कर लेते हैं? अपने हाथ से ढक लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 का गुना -6 में। 3 का गुना किस में करते हैं? 3 का गुना -6 में, फिर माइनस, हम अपने से लिखेंगे माइनस, फिर -17 का गुना -2 में। ठीक है ना? सबसे पहले 3 का गुना -6 में, फिर हम माइनस लिखेंगे, फिर -17 का गुना -2 में। फिर जब y के नीचे लिखना होगा, y के नीचे जब लिखना होगा तो हम किसको ढकेंगे? y वाले कोफिशिएंट्स को ढक देंगे, y वाले कोफिशिएंट्स को ढक देंगे। तो y वाला कोफिशिएंट अब ये है, ठीक है ना? अब हमको ये मिला और ये मिला ना? बोलो। इसको ढकने के बाद जो कोफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं, ये मिला और ये मिला, सही है? टेंडेंसी हम अपना मल्टीप्लाई करने का उधर रखेंगे। जैसे यहाँ पे हम पहले क्या किए थे? इधर रखे थे, तो इसका इसमें किए थे, इसका इसमें किए थे। इसको ढकने के बाद हमको वो ये नजर आ रहा है, इधर नहीं आएंगे, तो इधर से पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -17 का 3 में करेंगे। -17 गुना 3, समझ में आया? -17 गुना 3, फिर माइनस, अपने तरफ से वो माइनस दिया जाता है। फिर 2 का गुना -6 में, 2 गुना -6, याद रहेगा?
टेंडेंसी हम अपना हमेशा उधर की तरफ जाने का रखेंगे। अब इसको ढकने के बाद हमको y 1 के नीचे लिखना है, तो 1 के जब नीचे लिखेंगे तो ये 1 वाला को ढकेंगे। अब इसको ढकने के बाद तो उधर टेंडेंसी जाने का रखोगे तो 0 मिलेगा ना, तो 0 की तरफ नहीं जाएंगे, आप शुरू में आ जाएंगे। तो अब यहाँ खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो तुमको डायरेक्ट दिखेगा कि 2 का गुना -2 में करेंगे और 3 का गुना 3 में करेंगे। हमेशा ऊपर से गुणा नीचे होता है, तो 2 का गुना -2 में करेंगे तो यहाँ 2 गुना -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर -3 का गुना 3 में, समझ में आया? ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? एक आध क्वेश्चन और लेंगे और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, x के डिवाइड में क्या आएगा? माइनस का 18 छतिया, और यहाँ कै को माइनस है? माइनस माइनस माइनस, और गुना हो रहा है तो 3 को माइनस है तो माइनस आएगा। और 17 दुना के 34 इज इक्वल टू y के डिवाइड में देखो, ये 17 तिया 51 माइनस में, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस होगा और 6 दुना 12 होगा। फिर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ये होगा माइनस का 4 और माइनस 3 3 जा 9। अब जरा बताओ, अब जरा हमें बताओ कि यहाँ से x के डिवाइड में इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? x के डिवाइड में जोड़ोगे कितना आएगा? 8 4 12 और 3 और 1 4 और 1 5, माइनस का 52 इज इक्वल टू y के डिवाइड में क्या आएगा? 11 में से 2 गया 9 और 4 में से 1 गया 3, माइनस का 39 इज इक्वल टू 1 के डिवाइड में क्या आएगा? 9 और 4 13, माइनस का 13। अब तुम सोचो, यहाँ पे 3 चीज़ें तुम्हें बराबर दिख रही है। अगर इसको और इसको अगर सब बराबर है आपस में, तो ये और ये भी बराबर होगा ना। तो इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो हमको केवल एक ही अननोन नज़र आएगा, और फिर इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो केवल y ही अननोन नज़र आएगा। तो इसको जब इक्वेट करोगे तो x निकल जाएगा, और इसको इक्वेट करोगे तो y निकल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई -52 बराबर होगा किसके? 1 डिवाइडेड बाई -13 के होगा। तो यहाँ से हम -52 को इधर भेजें तो ये तो हो जाएगा -52 और डिवाइडेड बाई -13, तो माइनस से माइनस कट गया और 13 चौके 52, यानी x का वैल्यू कितना आया? 4 आ गया। फिर इसको इक्वेट करेंगे, इसको जब इक्वेट करेंगे तो y डिवाइडेड बाई -39 बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई -13 के। सब बराबर है तो किसी को हम बराबर कर सकते हैं। इसको इधर भेजें तो y बराबर हो जाएगा -39, ऊपर चला जाएगा और -13 नीचे है, माइनस से माइनस कटा 13 तिया 39, तो y का वैल्यू 3 आया। ये आया ना, x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये। अब अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि हम सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, उस x और y का वैल्यू अपने इक्वेशन में डाल के देख लो कि दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो x का वैल्यू अगर हमारे पास 4 मिला है और y का वैल्यू हमारे पास 3 मिला है, तो डाल के देखते हैं। यही मेरा आंसर है। इसमें केवल x से आंसर नहीं होता है, इसमें x और y एक साथ जो लिखते हैं वो दोनों मिल के एक आंसर होता है, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू को आपको प्लग इन करना होगा, तब जो है 17 आ सकता है। केवल x डालोगे तो नहीं आएगा, तब y के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो चलो x का वैल्यू हम 4 डालते हैं, तो ये 4 दूना के 8 हुआ, यहाँ 3 गुना y होगा तो ये 3 तिया 9 होगा, तो 9 8 17 आ गया ना। अब उसमें डालते हैं x का वैल्यू अगर 4 डालेंगे तो 4 तिया 12, फिर माइनस x का y का वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 दूना के 6, तो 12 में से 6 घटेगा तो 6 आ जाएगा। समझ में आया?
इसको प्रिंट कर लीजिए, एक आध क्वेश्चन और देखेंगे तब ज़्यादा और बेटर में समझ में आएगा। प्रिंट कर लीजिए इसको। देखो 3 क्वांटिटी बराबर होता है ना यहाँ पे, तो एक ठो में पूरी तरह से कांस्टेंट नंबर रहता है, एक ठो में वेरिएबल रहता है, एक ठो में वेरिएबल रहता है। तो एक्चुअली जब कांस्टेंट को एक वेरिएबल से इक्वेट करोगे तो x निकल आएगा, इस वेरिएबल को इससे फिर इक्वेट करोगे तो ये तो पूरा कांस्टेंट नंबर है, तो फिर y केवल अननोन रहेगा तो y निकल जाएगा। नहीं समझे? क्योंकि 3 क्वांटिटी है तुम्हारे पास, एक ठो में केवल कांस्टेंट रहेगा, तो इसको इक्वेट करोगे तो x निकलेगा, इसको इक्वेट करोगे तो y निकलेगा। अब तुम ये कह सकते हो कि सर ये कैसे बराबर हुआ, तो बाबू तीनों बराबर है, ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, सब बराबर है आपस में। चलिए ये क्वेश्चन